अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल T.4। आप हमने शो पर टॉपिक शुरू किया हुआ है फार्मास्यूटिक्स का, जो इसको इंडस्ट्रियल फार्मेसी कहते हैं। उसका लेक्चर नंबर 5 पे पहले 4 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। अगर वो सुनना चाहते हैं आप प्रीवियस मेरी वीडियो में जाके इसको सुन सकते हैं फार्मास्यूटिक्स 2 की प्लेलिस्ट में। तो पहले हम ये शुरू करते हैं लेक्चर बगैर टाइम वेस्ट किए। 2 का जो लेक्चर नंबर 5 है, इसमें आज हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर सिरप। सिरप कैसे तैयार करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स, और पेरेंटल डोजेज फॉर्म जो इंजेक्शन की फॉर्म्स होती हैं उसको कैसे तैयार करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स। ये तमाम जो लेक्चर होते हैं अकॉर्डिंग टू पंजाब फार्मेसी काउंसिल के सिलेबस के मुताबिक होते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, और सेकेंड ईयर के पेपर 1 का ये पार्ट होता है। ठीक हो गया। एज यूजल जैसे आपको बताया जाता है कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसको पहले डायग्रामेटिकली पूरे टॉपिक का ओवरव्यू आपको दिया जाता है, ताकि आप जो है आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर समझ सकें कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरप और ओरल सॉल्यूशंस के डिफरेंट मेथड्स। इसमें से जो पहला मेथड होता है उसको हॉट मेथड या हीट मेथड भी कहते हैं। हीट मेथड्स के अंदर आप मज़ीद पढ़ेंगे थर्मल एबाइल और वोलाटाइल इंग्रेडिएंट्स। ये हीट मेथड का एक मतलब कि आप कहते हैं एक मेथड है, और दूसरा मेथड है थर्मोस्टेबल और नॉन वोलाटाइल इंग्रेडिएंट्स। ये सेकंड मेथड है सिरप को तैयार करने का हीट मेथड के ज़रिए से। ठीक होगा। इसके बाद जो हम सिरप को तैयार करने का एक दूसरे तरीकाकार भी है, उसको हम कहते हैं विदाउट हीट, यानी हीट के बगैर। उसको हम शेक मेथड भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सिरप और ओरल सॉल्यूशन विद एजिटेशन, यानी उसको हम एजिटेशन को शेक भी कह सकते हैं। तो उस शेक के ज़रिए से भी सिरप तैयार किया जा सकता है। उसको लार्ज स्केल के ऊपर कैसे तैयार करते हैं, स्टेनलेस स्टील टैंक इस्तेमाल किया जाता है मैकेनिकल स्टील के साथ। मैकेनिकल स्टील आपको मैंने बताया कि एक चमचे की तरह कोई चीज़ होती है जो कि कंटेनर या टैंक्स के अंदर उसको हम हिलाते रहते हैं, जैसे चम्मच को हिलाते हैं। ठीक है। और लार्ज स्केल के ऊपर स्टेनलेस स्टील टैंक इस्तेमाल किया जाता है, और स्मॉल स्केल के ऊपर कंटेनर यानी छोटा सा बॉक्स होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फाइनल वाले में सिरप से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है। उसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट डाल के उसको हम शेक वेल करते हैं, ताकि वो तमाम जो है इंग्रेडिएंट्स के अंदर अच्छी तरह शामिल हो जाएं। ठीक है। इसके बाद जो चीज़ आपने देखनी है आज के लेक्चर में, वो होगी पेरेंटल डोजेज फॉर्म। पेरेंटल डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग का तरीकाकार जो है वो भी, इसमें डिफरेंट मेथड इस्तेमाल होते हैं। पेरेंटल डोजेज फॉर्म को हम तैयार कर सकते हैं एक्सपोजर टू रेडिएशन की मदद से। और जो दूसरा मेथड है उसको हम गैस स्टेरिलाइजेशन मेथड कहते हैं। जो तीसरा मेथड है इसको हम फिल्ट्रेशन का मेथड भी कहा जाता है। और जो चौथा मेथड है पेरेंटल डोज तैयार करने का ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड, उसको हम कह सकते हैं। जो पांचवा मेथड है उसका मेथड का मतलब है हीटिंग इन एन इन ऑटोक्लेव स्टीम स्टेरिलाइजेशन। स्टीम स्टेरिलाइजेशन यानी ऑटोक्लेव की मदद से भी पेरेंटल डोजेज फॉर्म तैयार की जाती हैं। ठीक है ना। मकसद इसका ये होता है कि तमाम मेथड्स का कि वो जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल जर्म्स फ्री हो, और वो मुकम्मल तौर पर स्टीरलाइज हो, हर किस्म के जरासीम से पाक हो। तो ये डिफरेंट मेथड्स, इसका मकसद तैयारी का यही होता है। ये तमाम जो है आज हम मेथड्स आगे वाले आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, लिक्विड डोजेज फॉर्म को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम उसको डिफ़ाइन कर देते हैं कि लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होती हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होती है, हम इसको फार्मली इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म इज़ अ लिक्विड form of dose of a chemical compound used as a drug or a medications intended for the administration or a consumption। लिक्विड डोजेज फॉर्म यानी लिक्विड फॉर्म ऑफ डोज होती है, और इसके जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर, लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर केमिकल कंपाउंड शामिल होते हैं, और वो केमिकल कंपाउंड एज अ ड्रग या मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जो कि पेशेंट उसको एडमिनिस्ट्रेटर यानी इस्तेमाल करता है, और इसको कंजम्पशन या एडमिनिस्ट्रेटर एक ही माने में तकरीबन आता है इसमें। तो इसीलिए लिक्विड डोजेज फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती हैं।
ठीक हो गया। ये तो थोड़ी सी उसकी होगी लिक्विड डोसेज फॉर्म की हमारे पास डेफिनेशंस। इसके बाद लिक्विड डोसेज फॉर्म की फार्मूलेशंस यानी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं उसको हम फार्मूलेशन कह सकते हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म जनरली कंसिस्ट ऑफ अ ड्रग और ड्रग्स टुगेदर विद वेरिंग नंबर ऑफ अदर सब्सटेंस कॉल्ड एक्सिपिएंट्स। लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर काफ़ी सारी अदर एक्सिपिएंट यानी एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं उस ड्रग या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अलावा। एक्स्ट्रा चीज़ें कौन सी होती हैं? एक्सिपिएंट्स उन्हें कहते हैं। एक्सिपिएंट्स में स्वीटनिंग एजेंट्स भी होते हैं, कलरिंग फ्लेवरिंग एजेंट्स भी होते हैं, कलरिंग एजेंट भी होते हैं, विस्कोसिटी कंट्रोल भी होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ये तमाम जो है हमारे इसके अंदर शामिल हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म के जो प्रोडक्ट होती है उसके अंदर ये शामिल होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सिरप या ओरल सॉल्यूशन, हम सिरप को कैसे तैयार करते हैं या उसका मैन्युफैक्चर का तरीकाकार क्या है। सिरप और कंसर्न यानी जो सिरप होते हैं ये क्या होते हैं? कंसनट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशंस ऑफ शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट्स विद और विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट और मेडिसिनल एजेंट्स। यानी सिरप को हम इस तरह कह सकते हैं कि ये एक एक्वस कंसनट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन होती हैं। यानी इसके अंदर कोई भी लिक्विड या वाटर टाइप चीज़ शामिल होती है। एक्वस का मतलब वाटर भी आ जाता है बाज़ का, और प्रिपरेशन ऑफ शुगर यानी उसका शुगर भी हो सकता है सिरप के अंदर, शुगर का अल्टरनेटिव भी उसके अंदर हो सकता है, और फ्लेवरिंग एजेंट उसके अंदर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, मेडिसिनल एजेंट्स भी के साथ साथ। मोस्ट ऑफ द सिरप कंटेन्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन एडिशन टू द मेडिसिनल एजेंट। जितने भी सिरप्स होते हैं उसके अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं मेडिसिनल एजेंट्स के अलावा। मेडिसिनल एजेंट्स यानी टेबलेट फार्मूलेशंस जनरली कंसिस्ट ऑफ अ ड्रग और ड्रग्स टुगेदर विद वेरिंग नंबर ऑफ अदर सब्सटेंस कॉल्ड एक्सिपिएंट्स। यानी वही बात है कि सिरप्स के अंदर जो है जैसे टेबलेट्स हम तैयार करते हैं अदर एक्सिपिएंट शामिल होते हैं, इसी तरह सिरप के अंदर भी हम जो है अदर एक्सिपिएंट शामिल करते हैं। उसके अंदर शुगर आ सकता है, शुगर यानी सुक्रोज, उसको हम कह सकते हैं शुगर सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल हो सकता है टू प्रोवाइड स्वीटनेस एंड विस्कोसिटी। प्रिजर्वेटिव भी सिरप के अंदर शामिल होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स भी शामिल होते हैं और कलरिंग एजेंट भी शामिल होते हैं। सिरप्स जो है डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन दी फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। यानी सिरप को जो तैयार करना जो है उसको हम फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक को मद्देनज़र रख के तैयार करते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरप। सिरप को तैयार करने के 4 डिफरेंट तरीके हैं। 2 जो हैं हीट मेथड हैं और 2 जो हैं विदाउट हीट यानी शेक मेथड हैं। टोटल 4 मेथड हैं सिरप को तैयार करने के, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन जो होता है इसका सिरप का, सोल्यूशन विद हीट और हॉट मेथड भी कह सकते हैं, एजिटेशन विदाउट हीटिंग, यानी ये उसके मेथड बता रहे हैं। तो तीसरा मेथड है एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ मेडिकेटेड लिक्विड और अ फ्लेवरिंग एजेंट। तीसरे मेथड में हम सिरप तैयार करते हैं उसके अंदर मेडिकेटेड एजेंट ऐड करते हैं, यानी सुक्रोज ऐड करते हैं या फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करते हैं सिरप के अंदर, और आखिर में परकोलेशंस ऐड करते हैं। परकोलेशंस जो है उसकी जो है अपनी विस्कोसिटी के लिए या उसको स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोल्यूशन ऑफ यानी सोल्यूशन प्रिपरेशन यानी सिरप को तैयार करना किसकी मदद से? हीट की मदद से या हॉट मेथड की मदद से। इसके तैयार करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 थर्मोस्टेबल या नॉन वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स। इसके थर्मोस्टेबल मेथड के अंदर नॉन वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स इसको कहा जाता है। इसके अंदर जब सिरप तैयार करते हैं उसके अंदर शुगर इज़ जनरली एडेड टू द प्योरीफाइड वाटर
शुगर को हम यानी जो शुगर होता है आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में स्वीट भी कह सकते हैं, को वो ऐड किया जाता है इसके अंदर प्योरीफाइड वाटर, यानी जो हमारे पास प्योरीफाइड वाटर होता है उसके अंदर। उसके बाद हीट इज़ अप्लाइड अनटिल द शुगर इज़ डिज़ोल्व, उसको हम गर्म करते हैं जब तक कि शुगर मुकम्मल तौर पर उसमें हल हो जाती है, ठीक है ना। देन अदर हीट स्टेबल कंपोनेंट्स आर एडेड टू दी हॉट सिरप, जो हीट स्टेबल यानी जो हीट के अंदर जिनकी कंडीशन सही रह सकती है वो हम इसके अंदर कंपोनेंट शामिल करते हैं सिरप के अंदर, और उसको भी उसके मिक्स करते हैं। द मिक्सचर इज़ अलाउड टू कूल एंड डिसॉल्व, उसको मिक्स करके उसको ठंडा किया जाता है और हल किया जाता है। देन दी अदर हीट स्टेबल कंपोनेंट्स आर एडेड, यानी पहले थोड़े हीट स्टेबल कंपोनेंट ऐड किए हैं, फिर दूसरे भी हीट स्टेबल कंपोनेंट ऐड करके इसी तरह उसको मिक्स करके कूल करेंगे और ठंडा करें, उसको डिसॉल्व करेंगे। द मिक्सचर इज अलाउड टू कूल एंड द वॉल्यूम इज एडजस्टेड बाई एडिशन ऑफ वाटर, यानी जो मतलूबा मकदार थी सिरप बनाने की उसको हम मुकम्मल करने के मज़ीद उसके अंदर पानी डाल के HO2 डाल के एडजस्ट करेंगे उसके वॉल्यूम को। जो सेकंड मेथड है उसको थर्मोलबाइल या वोलेटाइल मेथड भी कहते हैं, वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स मेथड भी कहते हैं। उसको हम इस तरह बनाते हैं सिरप की तैयारी में कि नंबर 1 पर उसके अंदर शुगर ऐड की जाती है, डिसॉल्व की जाती है बाय हीटिंग इन द मिक्सचर, यानी शुगर ऐड करके उसको हीट करके उसको मिक्सचर के अंदर ऐड किया जाता है, यानी शुगर आपको चीनी भी कह सकते हैं, वो हल की जाती है। उसके बाद मिक्सचर इज अलाउड टू कूल एंड रैपिडली एट रूम टेम्परेचर, और जो वो मिक्सचर हमने ऐड करके हीट किया था उसको बाद जब हल हो जाएगा उसको कूल करेंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद दी वोलेटाइल और थर्मोलबाइल इंग्रेडिएंट्स आर देन एडेड टू दी कूल्ड सिरप, यानी जो ठंडा सिरप होगा उसके अंदर मज़ीद इंग्रेडिएंट ऐड किए जाएंगे ताकि वो मुकम्मल सिरप तैयार हो जाए। यानी उसके बाद फर्दर हम हीट अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ शुगर को ऐड करके हीट अप्लाई करेंगे। बकाया जो बाकी जो चीज़ें होंगी उसको थर्मोलबाइल जो विदाउट हीट है उसमें हल हो सकती हैं वो ऐड करके उसको कूल्ड के अंदर मिक्स करके सिरप तैयार किया जाएगा। हम पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरप। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरप में हमने पहले मेथड पढ़े हैं वो हॉट मेथड थे, यानी हीट के ज़रिए से हम सिरप बनाते थे। उसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स जो नॉन वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स होते हैं यानी जो कि हीट से ज़ाय नहीं होते वो हमने उसके अंदर डिस्कस किए थे। इसके लिए थर्मो स्टेबल मेथड था, और जो इंग्रेडिएंट्स जिसके जो हीट पहुंचाने से जो ज़ायल हो जाते हैं जैसे कि पेट्रोलियम एक मिसाल है, तो उसके लिए थर्मोलबाइल यानी जो थर्मोलबाइल मेथड था वो इस्तेमाल किया था। वो दोनों मेथड हमने डिस्कस किए थे हॉट मेथड्स के अंदर सिरप की मैन्युफैक्चरिंग या फार्मूलेशन के दौरान। अब जो है अब बढ़ रहे जा रहे हैं ये वाले जो मेथड्स हैं ये सिरप तैयार करने के लिए इसको हम कहते हैं सिरप प्रिपरेशन विद एजिटेशन शेक विदाउट हीटिंग, यानी इसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको हम हीट नहीं देते, जस्ट उनको शेक करके यानी एजिटेशन करके उसको सिरप तैयार करते हैं। तो इसके लिए भी दो तरीके हैं, स्मॉल स्केल के ऊपर और लार्ज स्केल के ऊपर। अगर छोटे पैमाने पर सिरप बनाना हो तो फिर हम कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं सुक्रोज अदर इंग्रेडिएंट्स आर एडेड टू प्योरीफाइड वाटर इन अ कंटेनर लार्जर देन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिरप। वही बात है कि जो उतने सिरप की मकदार होती है उससे बड़ा सा कंटेनर यानी बहुत बड़ा बॉक्स जो थोड़ा सा ही मतलब कि बड़ा हो जिसके अंदर जो है हम जो मतलूबा इंग्रेडिएंट्स हैं वो और सुक्रोज डाल के प्योरीफाइड वाटर के अंदर उसको हम शेक करते हैं एजिटेशन करते हैं यानी उसको हिलाते हैं और तमाम चीज़ें उसके अंदर मिक्स हो जाती हैं। द मिक्सचर इज एजिटेटेड, द प्रोसेस इज क्या होता है कि द प्रोसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग बट वैलिड बट यील्ड अ मोर स्टेबल प्रिपरेशन, यानी ये वाला जो तरीकाकार है सिरप तैयार करने का ये
बहुत ही अच्छा है सिरप की स्टेबिलिटी के लिए और सिरप की तैयारी के लिए। बेशक ये टाइम कंज्यूमिंग है, इस तरह शेकिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट का तैयार करने का तरीका है कि ये बहुत स्टेबल है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स की जो असल केमिकल कंपोजिशन होती है वो इसमें ज़ाया नहीं होती उन स्मॉल स्केल के ऊपर। ठीक है, जो सेकंड मेथड है उन लार्ज स्केल के ऊपर हम सिरप कैसे बनाते हैं विदाउट हीटिंग या एजिटेशन की मदद से या शेकिंग की मदद से। इसमें ह्यूज ग्लास लाइंड और स्टेनलेस स्टील टैंक विद मैकेनिकल स्टिर और एजिटेशन आर एम्प्लॉयड इन प्रिपरेशंस। यानी लार्ज स्केल के ऊपर स्मॉल स्केल के ऊपर हमारे पास कंटेनर था, लार्ज स्केल के ऊपर हमारे पास टैंक है। टैंक यानी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर बहुत बड़े टैंक लगाए जाते हैं, जो उसके अंदर भी स्टील भी होती है, यानी चमचा टाइप आप समझ लें। उसकी मदद से प्रिपरेशंस को हम स्टीर करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, ताकि उसके अंदर मौजूदा इंग्रेडिएंट्स या सुक्रोज है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। समटाइम्स सब्सटेंस अदर देन वाटर आर यूज, यानी बाज़ का जो इसकी शेकिंग के लिए वाटर के अलावा दूसरे सब्सटेंस इस्तेमाल होते हैं। इन दिस प्रिपरेशन द वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट आर फर्स्ट मिक्स इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर एडिंग टू द अदर सब्सटेंस। यानी इसमें से कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में हल होते हैं, कुछ पानी के बगैर हल होते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर जो पानी में हल होने वाले हैं उसको हम पानी में पहले वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स को उसमें मिक्स करेंगे, देन जो है हम जो अदर सब्सटेंस हैं वो ऐड करेंगे उसके अंदर, जो बहुत बड़ा टैंक्स होगा। ठीक है ना, ये दो तरीके हैं सिरप तैयार करने के शेकिंग की मदद से ऑन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। अब हम पढ़ेंगे कि एडिशन सिरप के अंदर जो है एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ मेडिकेटेड लिक्विड और फ्लेवर्ड एजेंट। फ्लेवर्ड लिक्विड यानी जो सिरप होता है वो लिक्विड प्रिपरेशन होती है, उसके अंदर सुक्रोज को ऐड करना, और सुक्रोज को ऐड करने के इसमें मेडिकेटेड लिक्विड यानी जो हमारी थेराप्यूटिक इफेक्ट जो सब्सटेंस देगा उसके अंदर सुक्रोज को कैसे ऐड करते हैं। तो some preparations where tincture or a fluid extract are to be employed as ingredients, यानी जहाँ पर टिंचर या फ्लूइड एक्सट्रैक्ट इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। द unnecessary alcohol soluble content of that tincture fluids extract is separated by mixing with the water allow to settle the unnecessary and insoluble ingredients and filters। यानी बाज़ औक़ात जो है टिंचर या फ्लूइड एक्सट्रैक्ट जो है इसमें ऐड किए जाते हैं इंग्रेडिएंट्स के अंदर। द अननेसेसरी अल्कोहल सोल्यूबल कंटेंट ऑफ दैट टिंचर फ्लूइड एक्सट्रैक्ट इज सेपरेटेड, यानी जो दूसरे टिंचर फ्लूइड्स के अलावा जो चीज़ें होती हैं उसको अलग किया जाता है, और टिंचर फ्लूइड्स को एक्सट्रैक्ट को अलहदा हम इसके अंदर मिक्स करते हैं। ठीक है ना, मिक्सिंग किसके अंदर, वाटर के अंदर। अलो टू सेटल अननेसेसरी अनसोल्यूबल इंग्रेडिएंट एंड फिल्टर्स, यानी जो दूसरे टिंचर के अलावा जो होते हैं उसको हम सेटल होने जाते हैं, यानी वो जो है नीचे बैठ जाते हैं, वो इनसोल्यूबल जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, और उसके बाद हम फिल्टर करके जो इनसोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको अलग कर लेते हैं। शुगर इज़ दैन डिज़ोल्व इन फिल्ट्रेट ऑफ शुगर जो है उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं, यानी पहले टिंचर को वाटर के अंदर सोल्यूबल किया था, अननेसेसरी अल्कोहल सोल्यूबल कंटेंट जो है नीचे बैठ गए थे उनको अलग कर लिया था। अब क्या करना है, शुगर को उसमें अंदर हल करना है। डिज़ोल्व इन फिल्ट्रेटेड ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग और सिंपली एडिटिंग द मिक्सचर थॉरोली, यानी शुगर को इसके अंदर ऐड करके उसको अच्छी तरह हीट पहुंचा के उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सुक्रोज के अंदर, सुक्रोज यानी सिरप के अंदर। ठीक है ना, इफ द टिंचर इज मिक्सिबल, अगर टिंचर जो है उसमें अच्छी तरह हल हो गई है, दैन इट इज़ सिंपली एडेड टू दी सिंपल। टिंचर को हमने अलहदा पानी के अंदर में हल किया हुआ था, वो मिक्सिबल यानी मिक्सचर उसका बन गया था, तो उसको बाद उसको हम अलहदा सिरप के अंदर डाल देंगे। एडेड टू दी सिंपल सिरप टू फ्लेवर सिरप, सिंपल सिरप या फ्लेवर सिरप के अंदर उसको डाल देंगे। अब है लास्ट प्रोसेस परकुलेशंस का। परकुलेशंस इन दिस मेथड एन एक्सट्रैक्ट इज परकुलेटेड आउट फ्रॉम द मेडिसिनल
extracted percolated out from the medicinal component of the drug source। एक्सट्रैक्ट को हम जो है परकुलेटेड आउट कर देंगे किसके अंदर, ड्रग सोर्स के अंदर। एक्सट्रैक्ट जो है इस मेथड के अंदर क्या हो जाता है, परकुलेटेड आउट फ्रॉम द मेडिसिनल कंपोनेंट ऑफ द ड्रग सोर्स, यानी उसको हम निचोड़ के जो भी परकुलेशन का मतलब होता है उसको निचोड़ना, उसको जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं उसको निचोड़ के उसके अंदर सिरप जो है वो हम अलग कर लेते हैं एंड एडिड टू दी उसके बाद जो परकुलेशन के बाद जो एक्सट्रैक्ट निकलता है एंड एडिड टू द सिरप और सुक्रोज में बी परकुलेटेड टू प्रिपेयर द सिरप, यानी उसके अंदर हम जो है परकुलेशंस का स्टेप करते हैं। यानी इसको इन शॉर्ट आप देखें कि एडिशन ऑफ सुक्रोज टू मेडिकेटेड लिक्विड क्या होता है या फ्लेवर लिक्विड क्या होता है कि इसके अंदर जो है हम टिंचर सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके उसको उसके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग रखा जाता है टिंचर का, और अल्कोहल सोल्युबल कंटेंट्स को टिंचर के अंदर मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद जो अननेसेसरी इनसोल्युबल इंग्रेडिएंट होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं, अननेसेसरी इनसोल्युबल इंग्रेडिएंट्स अलग हो जाते हैं। उसके बाद शुगर को फिल्टर करके फिल्टर करते हैं ताकि उसके अंदर पानी जो है अलग हो जाए। फिल्टर के शुगर इज डिजोल्व इन फिल्ट्रेट, शुगर को हम हल करते हैं फिल्ट्रेट करके, उसके किसकी मदद से, हीटिंग की मदद से, ठीक है ना, या उसको एजिटेशन की मदद से उसको हल करते हैं। और टिंचर जो अलग हमने बनाई थी वाटर के अंदर उसको फिर शुगर में ऐड किया जाता है। उसके बाद लास्ट में परकुलेशन का प्रोसेस किया जाता है। परकुलेशन में यानी उस तमाम जो प्रोडक्ट बनी है उसको एक कपड़े के ज़रिए से अलग निचोड़ के अलग किया जाता है ताकि उसके अंदर बिल्कुल एक होमोजेनियस सिरप बन जाए, एक जैसा सिरप बन जाए। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंटल डोजेज फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे पेरेंटल डोजेज फॉर्म का तरीका। पेरेंटल का मतलब है क्या, इंजेक्शन, जो इंजेक्शन होते हैं उसको हम कैसे तैयार करते हैं। A pharmaceutical dosage form that is injected via different routes such as intramuscularly, subcutaneous, इंट्रावेनियस और अदर्स। जो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म होती है जैसे कि इंजेक्शन होते हैं जिसके डिफरेंट रूट्स होते हैं एडमिनिस्टर करने के, जैसे IM, IV, सबक्यूटेनियस वगैरह वगैरह। दी इम्पोर्टेंट फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स विद द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ sterility that is they are free from the contaminating microorganism। यानी पेरेंटल डोजेज फॉर्म के अंदर आपने ये चीज़ अहम इम्पोर्टेंट है इसकी डोजेज फॉर्म के अंदर कि आप इसको जर्म फ्री करेंगे, यानी फ्री फ्रॉम कंटेमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इससे आप पाक करके पेरेंटल डोजेज फॉर्म आप बनाएंगे। मोस्ट ऑफ द इंजेक्टेबल आर, जितने भी पेरेंटल डोजेज फॉर्म होते हैं इंजेक्टेबल, वो इंजेक्शन होते हैं, इंट्रावेनियस इन्फ्यूजन होती हैं, पाउडर फॉर इंजेक्शन होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीराइल इंग्रेडिएंट्स हमने तैयार करने हैं। स्टीराइल इंग्रेडिएंट्स में क्या आ जाता है हमारे पास, दी मैन्युफैक्चरिंग स्टीराइल का मतलब होता है कि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक करना। अच्छा, दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल्स, द डिज़ाइन एंड मेंटेन ऑफ द इक्विपमेंट, यानी जो क्वालिटी है स्टार्टिंग मटेरियल की, डिज़ाइन की और मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट की वो अच्छी होनी चाहिए। एंड द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मस्ट बी सच एज टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस, और मेथड्स जो है मैन्युफैक्चरिंग का वो उसको इस चीज़ की यकीन दहानी क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ एक्टिव सब्सटेंस जो है इसके अंदर स्टेबल रहेंगे, यानी वो ज़ायल नहीं होंगे। एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स भी इसमें अंदर क्या आगे स्टेबल रहेगी, विच इज़ स्टीराइल एंड फ्री फ्रॉम पैरोजन एंड पार्टिकुलर मैटर्स, यानी पार्टिकुलर मैटर्स छोटे छोटे ज़रात होते हैं उससे और पैरोजन से वो पाक होने चाहिए जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स है। फ्रॉम द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल द पेरेंटल प्रिपरेशन मस्ट बी पैरोजन फ्री, यानी जितने भी पेरेंटल प्रिपरेशन होती हैं वो पैरोजन फ्री यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको पेरेंटल डोजेज फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, तो पेरेंटल डोजेज फॉर्म में अब हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ स्टीरिलाइजेशन। मेथड ऑफ स्टीरिलाइजेशन में हमारे पास
सबसे स्टीरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसको जर्म से, कंटेमिनेशन से, किसी भी हेल्थ हैजर्ड चीज़ से पाक करना। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्टीरिलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टीरिलाइजेशन जो है बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए या उसको बिल्कुल ही तबाह करने के लिए। मैक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर शामिल होते हैं स्पोर फार्मिंग एंड नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ये जो है मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या करते हैं? दैट कंटेमिनेट फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट होते हैं उसको ख़राब करते हैं या अदर मटेरियल्स और दूसरे मटेरियल को, एंड देयर बाई कंस्टिट्यूट हेल्थ हैजर्ड। यानी मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सेहत के लिए ख़तरनाक होते हैं, इसलिए इसकी डिस्ट्रक्शन या रिमूवल जो है वो लाजमी होनी चाहिए। इसको कहते हैं स्टीरिलाइजेशन। द इफेक्टिव ऑफ एनी स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। यानी स्टीरिलाइजेशन का जो असर होता है, एफिशिएंसी होती है, वो डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट किस तरह की होती है, एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ एनी कंटेमिनेशन, यानी उसके अंदर जो कंटेमिनेशंस हैं या मैक्रोऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरह के हैं, उस हिसाब से स्टीरिलाइजेशन होती है। एंड द कंडीशन अंडर विच द फाइनल प्रोडक्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, जो इस कंडीशन में फाइनल प्रोडक्ट तैयार की जा रही है उसी कंडीशंस भी उसके उस स्टीरिलाइजेशन के प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट करती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट्स में कोई भी पॉइंट पूछ सकते हैं, आपको उसका क्विक रिस्पॉन्स देके इंशाल्लाह क्लियर किया जाएगा। अच्छा, मेथड ऑफ स्टीरिलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं। मेथड ऑफ स्टीरिलाइजेशन में हमने पहले डिस्कस किया है कि स्टीरिलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना के लिए ज़रूरी होती है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं, सेहत के लिए ख़तरनाक होते हैं, ये ज़रूरी होता है। तो इसकी जो इफ़ेक्टिव स्टीरिलाइजेशन का असर जो है, इफ़ेक्टिवनेस डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट किस तरह की है, कंडीशन किस तरह की है और टाइप ऑफ प्रोडक्ट किस तरह की होती है। तमाम चीज़ों के ऊपर स्टीरिलाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस असर करती है। ठीक है ना। तो स्टीरिलाइजेशन जो है एक इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। इसके जब जस्ट आपने नाम याद रखने हैं, ये आपके सिलेबस के अंदर जस्ट नाम ही है। स्टीरिलाइजेशन का एक तरीका है हीटिंग इन एन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के ज़रिए से स्टीरिलाइजेशन करना, यानी इसको स्टीम स्टीरिलाइजेशन भी कहते हैं। ऑटोक्लेव एक मशीन होती है, उसके ज़रिए से हम ऑटोक्लेव स्टीरिलाइजेशन करते हैं। और दूसरा मेथड है इसके अंदर ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन। ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन दूसरा स्टीरिलाइजेशन मेथड है। और तीसरा जो मेथड है वो फिल्ट्रेशन का मेथड है कि फिल्टर करके भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग कर सकते हैं। जो फोर्थ मेथड है वो है हमारे पास गैस स्टीरिलाइजेशन। गैस के जरिए से भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। स्टीरिलाइजेशन का जो फिफ्थ मेथड है वो हमारे पास है एक्सपोजर टू रेडिएशंस। यानी रेडिएशंस की मदद से, जैसे एक्सरे वगैरह के जरिए से भी, रेडिएशंस की शुआओं की मदद से भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को भी किल किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट होती है उसमें से। मेथड ऑफ स्टीरिलाइजेशन के अंदर आपने ये बात याद रखनी है, कोई भी मेथड ऑफ स्टीरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है या कोई भी प्रोसीजर इस्तेमाल हो रहा हो, वो मस्ट बी वैलिडेटेड होना चाहिए फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट मटेरियल। यानी वो प्रोसेस जो है इंटरनेशनली तौर पर अप्रूव होना चाहिए। एक आपको एक SOP के मुताबिक मेथड होना चाहिए। वो अप्रूव्ड मेथड यानी वैलिडेटेड टाइप ऑफ मेथड इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कोई भी प्रोसीजर हो स्टीरिलाइजेशन की तैयार करने का। बोथ विद रिस्पेक्ट टू द एश्योरेंस ऑफ द स्टेरिलिटी, यानी कोई भी प्रोसीजर है उसके अंदर इस चीज़ की यकीनदानी हो कि स्टेरिलिटी यानी उसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म किल हो रहे हैं, एंड टू इंश्योर दैट नो एडवर्स चेंज हैज़ टेकन प्लेस विद इन द प्रोडक्ट। और स्टीरिलाइजेशन के दौरान कोई भी एडवर्स चेंज यानी एक बुरी तब्दीली, एडवर्स चेंज यानी प्रोडक्ट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं होगा स्टीरिलाइजेशन के ऊपर प्रोसेस के दौरान। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। नंबर एक कि कोई भी प्रोसीजर आप इस्तेमाल करें वो वैलिडेटेड होना चाहिए, उसके अंदर जो है स्टेरिलिटी हो रही है इसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, यकीनदानी होनी चाहिए, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के ऊपर कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी एडवर्स चेंज नहीं होनी चाहिए।
तो दिस इज एंड ऑफ माय लेक्चर। लास्ट में एक क्वेश्चंस है आपके लिए, आपने क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन ये है, द एफिशिएंसी ऑफ एनी स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस विल डिपेंड ऑन डैश अंडर विच द फाइनल प्रोडक्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड। यानी जो एफिशिएंसी होती है स्टीरिलाइजेशन के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करती है जब हम फाइनल प्रोडक्ट को तैयार कर रहे होते हैं। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर, एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ कंटेमिनेशन, कंडीशंस, ऑल ऑफ द अबव, या तमाम के ऊपर। इनमें से कौन सा सही आंसर है, ये आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है। My YouTube channel, please share this video. Allah Hafiz.